प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होती है। देखो भाई, जब हमारे शरीर में कोई बाहर पदार्थ आ जाता है, ठीक है, जैसे कि कोई रोगजनक या पैथोजन आ गया, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षात्मक तंत्र जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, उद्दीपित हो जाता है, मतलब कि वो काम करने लगता है। अब इस बाह्य पदार्थ को, रोगजनक को प्रतिजन कहते हैं, ठीक है, हमें पता है। अब जैसे वो प्रतिजन आया, तो इन प्रतिजन की अनुक्रिया में जो बीटा कोशिकाएं होती हैं तो बीटा कोशिकाओं द्वारा रुधिर में एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, जो रोग जनकों या प्रतिजनों से क्रिया करके उन्हें नष्ट करने का प्रयास करती है। और इस विशिष्ट प्रोटीन जो है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, एंटीजन हमारे शरीर में आया। अब एंटीजन क्या आते हैं, हमारे जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र है वो एक्टिव हुआ, और उससे बीटा जो सेल है उसने क्या करा, उसने कुछ प्रोटीन्स बनाए, और वही प्रोटीन क्या करेंगे, उस एंटीजन को मारेंगे, उसको, उसकी जो सक्रियता उसको कम करेंगे, और इसी प्रोटीन को हम क्या कह रहे हैं, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बोल रहे हैं। अब यही एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, इसे आईजी से प्रदर्शित करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है और आईजी से प्रदर्शित करा जाता है। अब ये प्रतिरक्षी अणु की संरचना हम देखें किस तरह से प्रोटीन रहता है। देखो भाई, एंटीबॉडी अणु की संरचना वाई के आकार की होती है, मतलब वाई आकार की होती है, और प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, ठीक है ना। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनी होती है। अब जिसमें दो श्रृंखलाएं जो रहती है, 2 पॉलीपेप्टाइड जो रहते हैं वो भारी वाले होते हैं, और 2 श्रृंखलाएं हल्की वाली होती है। तो क्या बोलते हैं हम, 2 श्रृंखलाएं भारी होती है और 2 हल्की श्रृंखलाएं होती है। अब दोनों श्रृंखलाओं में 2 विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, एक परिवर्तनशील क्षेत्र, एक स्थिर क्षेत्र। तो जैसे कि भारी वाली है, उसमें जो आगे की तरफ, और जो हल्की वाली है उसमें भी आगे की तरफ क्या होता है, परिवर्तनशील क्षेत्र होता है, और जो भारी वाली उसके पीछे की तरफ और हल्की वाली के पीछे की तरफ क्या होता है, हमारा स्थिर क्षेत्र। तो एक परिवर्तनशील क्षेत्र, एक स्थिर क्षेत्र रहता है। जिस तरह मैंने यहाँ दर्शाया, ये दोनों की जो भारी वाली उसकी भारी श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र, और जो 2 हल्की वाली उसके ये वाला हल्की श्रृंखला का परिवर्तनशील क्षेत्र। और फिर ये रही हल्की श्रृंखला, ये रही भारी श्रृंखला, उसके ऊपर ये दोनों, और ये भारी वाली श्रृंखला के नीचे एक ये रहा स्थिर क्षेत्र, और ये वाला हल्की वाली के नीचे स्थिर क्षेत्र। तो इस तरह से है। अब देखो, प्रत्येक श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे से डाई सल्फाइड बंध द्वारा जुड़े रहती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम डाई सल्फाइड, जो सल्फर सल्फर के डबल बॉन्ड है, उनके साथ जो सारी श्रृंखलाएं प्रति श्रृंखला जुड़ी रहती हैं, और 16 डाई सल्फाइड बंध होते हैं। मतलब टोटल जो कितने होते हैं, 16 होते हैं, जिस तरह हम यहाँ गिन भी सकते हैं। अब प्रतिरक्षी अणु की संरचना श्रृंखलाओं को H2L2 के रूप में भी दर्शाया जाता है। H2L2 मतलब कि 2 हैवी 2 लाइट। तो इस तरह से हम इस H2L2 के रूप में भी इसे दर्शा सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है, एंटीजन प्रतिरक्षी के प्रतिजन बंधक स्थल में आकर फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो भाई, जो हमारा जो हमारा क्या है, परिवर्तनशील क्षेत्र है, उसके बीच में देखो यहाँ पर एक है बंधक स्थल। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिजन बंधक स्थल, और इसी प्रतिजन बंधक स्थल में एंटीजन को फंसाया जाता है, एंटीजन को नष्ट करा जाता है। तो एंटीजन प्रतिरक्षी के प्रतिजन बंधक स्थल में आके फंस जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जो कि परिवर्तनशील क्षेत्र की तरफ है। अब जो लास्ट पॉइंट है, चौथा मान लो, है ना। हाँ, तो क्या है, प्रत्येक प्रतिरक्षी एक एंटीजन विशेष के लिए विशिष्ट होता है। तो ऐसा नहीं कि सारे एंटीबॉडी हर किसी एंटीजन को मारेंगे, प्रत्येक जो एंटीबॉडी है वो प्रत्येक एंटीजन को मारेगी। तो प्रत्येक प्रतिरक्षी एक एंटीजन विशेष के लिए विशिष्ट होता है। अब देखेंगे हम प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स क्या होता है। देखो भाई, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है, उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती है। तो एंटीबायोटिक क्या है कि वे औषधियाँ, वे दवाइयाँ जो सूक्ष्म जीवों के कारण हमारे शरीर में अनियमितता हो गई है ना, तो हमारे शरीर में जो है कमियां आ गई हैं, तो उसको खत्म करने का काम कौन करती है, एंटीबायोटिक रहती है। जैसे उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरियोमाइसिन, और एक और सर अलेक्जेंडर बनाई थी पेनिसिलिन, है ना। तो ये कुछ उदाहरण है। अब देखो भाई, जीवाणु और रोगाणु शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता शिथिल
मतलब क्या कमज़ोर हो जाती है और शरीर दिनों दिन कमज़ोर हो जाता है। तो ये जीवाणु क्या करते हैं हमारे शरीर में अटैक करने के बाद हमारे शरीर की को कमज़ोर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है वो कम होने लगती है और इसी कारण ऐसे में प्रतिजैविक दवाओं का सेवन अनिवार्य हो जाता है। तो इस वजह से हम इनको एंटीबायोटिक्स को लेते हैं, प्रतिजैविक को लेते हैं। शामक औषधियाँ क्या होती है, इसे हेपेटिक्स भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत ऐसी औषधियों को शामिल किया गया है जो सीधे मस्तिष्क अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती है। मतलब यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है हमारा उस पर अटैक करती है, उस पर काम करती है हमारे ब्रेन की, और ये शरीर को निश्चिंत, सुस्त तथा निष्क्रिय कर देती है। तो हमारे जो शरीर है, जो जैसे ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करी है, तो उससे क्या होता है हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो शरीर है वो क्या होता है, सुस्त हो जाता है ना, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इनकी अधिक मात्रा के सेवन से नींद आने लगती है। तो इनसे क्या हो जाता है, इनसे इन दवाइयों से नींद आने लगती है, इसलिए इसको हम हेपेटिक्स भी बोलते हैं। तो शामक औषधियाँ ऐसी औषधियाँ जो डायरेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर करती है, जिससे क्या होता है हमारा जो शरीर है वो सुस्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, जिससे क्या हो जाती है नींद वगैरह इसके ज़्यादा सेवन से आने लगती है। उदाहरण बार्बिटूरेटस और बेंजोडाइएज़ोपिन्स। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं। अब हम लास्ट में आते हैं अल्कोहल के हानिकारक प्रभाव। तो हमें पता है दवाइयों में भी अल्कोहल की मात्रा डाली जाती है, पर अगर मान लो इसके ज़्यादा सेवन करा जाए तो उससे भी हानिकारक प्रभाव होते हैं। क्या होता है, देखो सबसे पहले इसको पीने से मस्तिष्क के नियंत्रण की शक्ति खत्म हो जाती है। तो मस्तिष्क की जो नियंत्रण की शक्ति है इससे अल्कोहल से क्या हो जाती है, ग्रसित हो जाती है, कम हो जाती है, नियंत्रण की शक्ति खत्म हो जाती है। दूसरा है कि इसी कारण अल्कोहल पीने के बाद मनुष्य की गलत सही सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो दूसरा क्या है भाई, सही गलत सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, तो सही गलत सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अधिकांश जो अपराध होते हैं वो शराब पीने के बाद किए जाते हैं, क्योंकि उसे पीने के बाद मनुष्य की गलत अक्रियता के कारण मनुष्य सारे संबंध भूल जाता है। तो इस वजह से भी क्या होता है, हानिकारक प्रभाव होता है। अब तीसरा अल्कोहलिज्म जो होते हैं, जो अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके कारण सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। तो इस तरह हम ये भी देख सकते हैं। चौथा, अल्कोहल के ज़्यादा प्रयोग से आमाशय, जो हमारा पेट है ना, आमाशय और हृदय और यकृत तथा अन्य अंगों की पेशियां जो हो जाती है वो कमज़ोर हो जाती है। तो जो उसकी मांसपेशियां हैं, पेशियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती है, यकृत और आमाशय और हृदय वगैरह की, जिससे ये अंग जो है वो सही रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो इनकी बीमारियां हो जाती हैं, ये अनियमित हो जाते हैं। पांचवा है, आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। तो सबसे मेन जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्रतिरोध किसके बारे में है, ये चैप्टर हमारी प्रतिरोधक क्षमता के बारे में है ना। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता जो है रोगों के खिलाफ लड़ने की, वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, और जिससे क्या हो सकती है, टीबी, निमोनिया और कॉलरा जैसी बीमारियों के लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ 5 मुख्य कारण थे जो अल्कोहल से अल्कोहल के हानिकारक प्रभाव थे।